हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस सप्ताह हमने आपकी आरोह जो पुस्तक है भाग 1 उसके पद्य खंड में एक कविता है बेटा। क्या नाम है? गजल। ठीक है, क्या नाम है? गजल। इसके कवि है बेटा दुष्यंत कुमार। बेटा ये वो गजल नहीं है जो तुम्हें गजल सुन के एक यूं हो कि मनोरंजन हो, देखने में सुनने में अच्छी लगे जिससे आपका मनोरंजन हो। नहीं, गजल में क्या है बेटा, कोई जैसे मान लो जो मनोरंजन वाली गजल है जो आप टीवी में और इनमें सुनते हो, वो क्या होता है, उनमें केंद्रीय भाव निश्चित नहीं होता, बल्कि जबकि क्या है, ये जो गजल है इसमें क्या है, केंद्रीय भाव निहित है, एक संदेश आपको मिलता है। वो क्या होती है, सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है। मतलब उसमें जरूरी नहीं होता कि केंद्रीय भाव हो भी सकते हो, नहीं भी होता, लेकिन जरूरी नहीं होता कि उसमें होगा, मिलेगा। ये जो गजल है बेटा दुष्यंत कुमार की है, इसमें क्या है, कवि ने क्या है, खुद की जो मन की स्थिति है, मनोस्थिति, खुद के मन की स्थिति को प्रकट किया है। उन्होंने बताया है इसमें कि राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसको मिटाकर कवि क्या करना चाहता है, एक परिवर्तन चाहता है। ठीक है, नया विकल्प लाना चाहता है। जो चल रहा है, जैसी राजनीतिक और सामाजिक जैसी अव्यवस्था हमारे समाज में चल रही है उसको खत्म कर देना चाहता है। और क्या है, एक नयापन लाना चाहता है, एक नया विकल्प लाना चाहता है, लोगों को जागरूक करना चाहता है। ठीक है, कवि बताता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो ये निश्चित हुआ था, यानी बड़े बड़े जो राजनेता लोग हैं उन्होंने वायदा किया था, प्रॉमिस किया था कि हर घर में खुशियां होंगी, हर घर में खुशियों के चिराग होंगे। लेकिन क्या है, स्थिति ऐसी है कि हर एक घर में एक चिराग तो क्या, पूरे शहर के लिए भी एक चिराग उपलब्ध नहीं है। यानी एक घर में मतलब सारी सुख सुविधाओं को क्या, पूरे शहर में ही सारी सुख सुविधाएं नहीं है। तो कवि क्या कह रहा है कि जो हमें सहारा देने वाले थे, जिन्होंने ये वायदा किया था कि हम तुम्हें सहारा देंगे, आज वही हमारे दुखों का कारण बन गए हैं। तो कवि इस गजल के माध्यम से कवि ने अपने मन की स्थिति को प्रकट किया है। चलिए एक बार इसको विस्तार से दोबारा से दोहरा लेते हैं। ठीक है, क्या है, देखो हमारा जो पहली जो 2 पंक्तियां थी कवि ने, उसमें क्या बताया है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। चिरागा यानी दीपक, खुशियों का दीपक। ठीक है, जहां पर किसी चीज का अभाव ना हो, कमी ना हो। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं पूरे शहर के लिए। मैसर क्या होता है बेटा, उपलब्ध। यहाँ पर कवि ने राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्था को समाप्त करके कोई नया विकल्प खोजने के बारे में विचार किया है। क्या बताया है, कवि राजनीतिक अव्यवस्था का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि जब इस देश को आज़ादी मिली तब क्या था, ये मतलब राजनेता लोगों ने वायदा किया था कि हर घर में खुशियां होंगी, हर घर में खुशियां होंगी, किसी घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन आज जो स्थिति है वो क्या है, हर घर में एक चिराग तो क्या, पूरे शहर के लिए भी एक चिराग उपलब्ध नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है कि घरों को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन वो आश्वासन क्या हुए, झूठे सिद्ध हुए। 2-4 घरों की तो बात दूर, क्या है, पूरे शहर के लिए भी एक चिराग उपलब्ध नहीं है। यानी पूरे शहर को भी जीवन जीने के लिए सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं मिल पाई हैं कि चलो ये चीज़ तो पूरे शहर के लिए एक हो, नहीं, हर घर के लिए अलग अलग, क्या पूरे शहर के लिए भी एक नहीं है। राजनीतिक जो लोग हैं वो बड़े बड़े सपने तो दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है बेटा, वो उनको भूल जाते हैं, सिर्फ धीरज हमें देते रहते हैं कि हाँ हम करेंगे करेंगे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या बताया, राजनीतिक और समाज में जो अव्यवस्था है उसको दिखाया है, उसके बारे में कुछ नया विकल्प खोजने के लिए कहा है। ठीक है, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो हमें क्या करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते रहते हैं, लेकिन आखिर में वो धीरज देने के सिवाय कुछ भी नहीं करते। सेकेंड लाइन थी हमारी, यहाँ दरख्तों के साए में। दरख्तों क्या होता है बेटा पेड़। ठीक है, यहाँ दरख्तों के साए में भी धूप लगती है,
चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? दुष्यंत जी बता रहे हैं कि पेड़ों को किस लिए लगाया जाता है? वो हमें ठंडी छांव दे, ठीक है। लेकिन क्या है, आज वही पेड़, आज उन्हीं पेड़ों की छाया हमारे लिए क्या बन गई है? ताप। हमें वो ताप देती है, हमें तपन देती है, हमारे लिए दुखों का कारण बन गई है। क्या है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कवि ने पेड़ का उदाहरण दिया, क्या बताया है कि वृक्षों को इसलिए लगाया जाता है कि हमें धूप ना लगे, लेकिन आज वही वृक्ष, आज उन्हीं वृक्षों की छाया में हमें क्या लगने लगी है? धूप लगने लगी है। कवि क्या कहना चाहता है कि अब तो यहाँ से सदा के लिए चले जाना ही बेहतर है। अब तो यहाँ मतलब राजनीतिक जो अव्यवस्था, उस पर कवि ने कटाक्ष किया है। क्या बताया है कि जनता को अनेक सुख सुविधाएं देने के लिए क्या है, वायदे किए गए, उपलब्ध वो करवाई गई, मतलब कुछ उन्होंने दिया, लेकिन जो सुख सुविधाएं उन्होंने दी आज वही हमारे दुखों का कारण बन गई है। मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, जब हमने व्हाट्सएप वीडियो में बात की थी, कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, अदालत का ले लो, हॉस्पिटल्स का ले लो, किसी का भी ले लो। अदालतों को किस लिए स्थापना की गई? उनकी न्याय के लिए। हॉस्पिटल किस लिए खोले गए? आज ताकि आपका इलाज हो सके, आपकी चिकित्सा, ठीक है। लेकिन आज जब वहाँ जा रहे हो तो भी आपको वहाँ पर बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, वहाँ से भी आपको क्या, निराश होना पड़ता है। तो क्या है, जो सुख सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध करवाई भी हैं, तो क्या है, आज वही सुख सुविधाएं हमारे लिए दुखों का कारण बन गई हैं, ठीक है। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि इसमें परिवर्तन चाहता है, नया विकल्प चाहता है कि जब अपने ही वृक्ष छाया देने लगे, छाया की बजाय क्या है, धूप देने लगे, धूप का ताप अनुभव कराने लगे कि इस पेड़ के नीचे तो खड़े होकर हमें और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा जब हमें अनुभव होने लगे तो क्या है, तो वहाँ से तो चले जाना ही बेहतर है। अर्थात राजनीतिक क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा रखना व्यर्थ है। नेताओं ने क्या किया, शासन को तो संभाला, पर जनता को सुख देने के स्थान पर वो खुद जनता के दुखों का कारण बन गए, ठीक है। थर्ड था, क्या था हमारा, न हो कमीज, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कह रहे हैं? कवि का मानना है कि जनता से बड़े बड़े वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन जनता उसका कोई भी विद्रोह नहीं करती, चुपचाप क्या कर लेती है, सहन कर लेती है। देखो लाइनों को समझो कि ना हो कमीज, ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। सिंपल से कहने का अर्थ क्या है कि पहनने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं है ना, पहनने के तन ढकने के लिए हमारे पास कपड़े नहीं है, तो हम ऐसे सिकुड़ कर क्या अपने शरीर को ढक लेंगे, लेकिन हम मांगेंगे नहीं, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। कवि इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि लोगों को यदि उपलब्ध सुविधाएं नहीं मिलती, जो उनको मिलनी चाहिए, जो उपयुक्त हो उनके लिए, वो अगर उनको नहीं मिलती तो तो ये जनता जो है बिना किसी का विरोध किए, बिना कोई विद्रोह किए क्या कर लेती है, उस चीज़ की कमी में ही जीना सीख लेती है, उसके अभाव में ही जीना सीख लेती है, ना कि उसका विरोध करती है। यदि इनको पेट ढकने के लिए क्या है, कपड़ा उपलब्ध नहीं हो पाता, कमीज उपलब्ध नहीं हो पाती, तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पाँव को सिकोड़कर ऐसे ही अपने पेट को ढक लेते हैं। वास्तव में अव्यवस्था की इस यात्रा के लिए तो लोग ऐसे ही लोग उपयुक्त हैं। मतलब अगर अव्यवस्था चल रही है तो लोग भी कोई कुछ नहीं बोल रहे तो ठीक है, मतलब क्या चल रही है। अर्थात अव्यवस्था का साम्राज्य कब से चल सकता है, जब मान लो आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और वो आप उसका विरोध नहीं कर रहे, तो वो गलत ऐसे ही होता रहेगा। अर्थात अव्यवस्था का साम्राज्य ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जब हम उसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे तभी वो समाप्त होगी, ठीक है। अदरवाइज तो क्या है, अव्यवस्था का जो साम्राज्य है वो ऐसे ही फूलता फलता हुआ जाएगा। कवि ने क्या संकेत किया है कि नेताओं के द्वारा जनता की गरीबी हटाने के लिए कितने ही प्रयत्न किए जाते हैं, सब क्या हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आखिर में सब खोखले सिद्ध होते हैं और जनता क्या करती है, फिर
उस गरीबी में ही, उस अभाव में ही, उस चीज की कमी में ही जीना सीख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा खुदा ना, क्या था? खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। इन दो पंक्तियों के माध्यम से क्या कहा है, जो आज की जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और वातावरण है उनमें वो क्या है, सभी मानवीय गुणों से संपन्न मानव के सपने की कल्पना की है कि खुदा ना सही। इस पद्यांश में क्या कहते हैं इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि, कि आज हमारे चारों ओर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थितियां नहीं है जो हमारे अनुकूल हों, क्या है, हमारे प्रतिकूल हैं, जिसमें हर जगह निराशा ही निराशा व्याप्त है। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि कुछ गुणों के बारे में बता रहा है कि दया, क्षमा, त्याग, परोपकार, ये सारे गुण किस में होते हैं? भगवान में। ठीक है, तो जो जनता है वो क्या उम्मीद लगा के रखती है कि दया, क्षमा, त्याग, परोपकार जैसे गुण तो किस में होते हैं? केवल भगवान में है। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है कि वो धरती पर नहीं आ सकते, वो धरती पर नहीं उतर सकते, लेकिन उस इंसान ने ही तो क्या किया है, मानव को बनाया है। उस इंसान ने ही, उस भगवान ने ही क्या किया है, मानव को बनाया है। और वो इस उम्मीद में है, इस आशा में है कि एक दिन क्या है, सारे जो गुण हैं वो मानव के अंदर भी समाहित हो जाएंगे। निराश मानव के लिए तो क्या है, एक आशा की किरण ही काफ़ी होती है। दया, क्षमा, परोपकार आदि गुणों से जिस मनुष्य की कल्पना की है वो अपने आप में एक ऐसा सुखद एहसास है कि कोई बात नहीं, वो हमें जीवन जीने की आशा प्रदान करता है। कि आदमी आज के भ्रष्टाचार, बेईमानी, प्रतिकूल जो वातावरण है उसमें एक खूबसूरत सपना देखता है कि कोई बात नहीं, भगवान इस धरती पर नहीं आ सकते तो क्या है, इंसान में एक दिन ये गुण जरूर आएंगे। जिस मानव को भगवान ने बनाया है उसमें ये गुण एक दिन जरूर आएंगे, तो परिस्थिति अपने आप ही सुधर जाएंगी। ठीक है, आगे क्या है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ पर कवि को क्या लगता है, कवि ने क्या बताया है कि जो भी सामाजिक और राजनीतिक अव्यवस्था फैली हुई है, जो बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, रिश्वतखोरी है, ये सब क्या है, बुराइयां हैं। और जनता अब इनको सहन करने की आदी हो गई है। जनता को लगता है कि ये नॉर्मल है, वो इनको सहन करने की आदी हो गई है, उन्हें विश्वास हो गया है ना, कि वे मुतमईन हैं, मतलब आश्वस्त है। मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त, कि उनको विश्वास है कि ऐसे ही परिस्थितियां चलनी हैं, ऐसे ही सब कुछ चलना है, कभी भी मतलब परिस्थितियां बदल नहीं सकती, ये जो बुराइयां फैली हैं समाज में ऐसे ही चलेंगी, हमें इनके साथ ही जीना होगा। लेकिन कवि क्या कहना चाहता है कि मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि क्या कहना चाहता है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए किसकी आवश्यकता है, एक विरोध भरे स्वर की, कि कोई आवाज़ उठाए इनके प्रति। कवि क्या चाहता है, कवि बदलती हुई परिस्थितियों को देखने के लिए बेचैन है। वो चाहता है कि परिस्थितियां बदले, जनता आवाज़ उठाए, तभी तो क्या है, इस समाज को परिवर्तित किया जा सकता है, इन परिस्थितियों को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है तेरा निज़ाम। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एतिहाद जरूरी है इस बहर के लिए। क्या है यहाँ पर, दुष्यंत जी राजनीतिक सामाजिक अव्यवस्था के लिए जनता की ओर से आवाज़ उठाते हैं। अब वो खुद जनता की ओर से बोल रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर एक अकेला चना उछलता है तो क्या वो पूरी भाड़ को फोड़ सकता है। जिस चनों को जिस जगह पर गर्म किया जाता है, जो एक ऐसा स्थान बनाया जाता है, उनको भुना जाता है और वो क्या उछलते हैं। अगर मान लो उनमें से एक चना उछला तो क्या वो पूरी भाड़ को तो नहीं फोड़ सकता ना। तो क्या है, अगर एक आवाज़ उठी तो उसको लोग वैसे ही दबा देंगे। अगर सब में यूनिटी हो, सब में एकता हो, सब इकट्ठा होकर बोले, आवाज़ उठाई, तो क्या है, फिर तो कुछ हो भी सकता है। अगर अकेला एक व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जा सकता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि हे शासक, तेरा निज़ाम होता है शासक जो राज करता है, कि हे शासक तेरा राज्य है, तू चाहे तो शायर की आवाज़ को सील सकता है, यानी उसकी आवाज़ को बंद कर सकता है,
अर्थात क्या है, शासक की इच्छा से ही विद्रोह के स्वर को दबाया जा सकता है। अगर राजा चाहे तो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, जैसे गजलों को, छंदों को, मतलब हर चीज को एक बांधा जाता है, एक नियम होते हैं किसी भी चीज के, ऐसे ही। ठीक है, तो क्या है, वैसे भी क्या है, शासक को अपने राज्य को कायम रखने के लिए आवाज को दबाने की सावधानी रखने का तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब देखो, अगर राजा सही है तो वो जो आवाज उठ रही है उसको सुनेगा, समझेगा। अगर राजा सही नहीं है तो क्या उसको दबा देगा। ठीक है, तो क्या है, शासक की पूरी कोशिश क्या रहती है, शासक कौन है, राजनेता वाले लोग, तो उनकी कोशिश क्या रहती है कि आवाज को दबा दिया जाए। लेकिन कवि क्या चाहता है कि विद्रोह का स्वर उठे और सब एक साथ मिलकर बोले। ठीक है, नेक्स्ट है, जिए तो ऐसे जिए अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो ऐसे मरे गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या कहा है, राजनीतिक और सामाजिक अव्यवस्था से परेशान आम आदमी के मन की इच्छा को इस शेर के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। कवि क्या कहता है कि जब तक हम जिए अपने ही घर में, अपने ही देश रूपी बगीचे में गुलमोहर रूपी, ठीक है, फूल, गुलमोहर रूपी बुजुर्गों और वृक्षों की छाया में ही जीवन बिताएं। जीवन की राह में आने वाली समस्याओं से घबराकर कभी भी ना भागे। यदि हम मरे भी तो, है ना, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, यदि हम मरे भी तो दूसरों की सहायता करते हुए, परोपकार करते हुए, हमारे मन में स्वार्थ ना हो, परोपकार की राह पर चलते हुए हम अपना जीवन त्यागे। हम दूसरों के अधिकार रूपी गुलमोहर की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। ठीक है बेटा, इसको आप अपनी पुस्तक से पढ़ लेना। कवि ने इसमें क्या बताया कि जीवन में आने वाली राह को, जो भी समस्याएं आती हैं उनसे हमें डरकर नहीं भागना चाहिए, और अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ जरूर आवाज़ उठानी चाहिए। हम समाज को तभी परिवर्तित कर सकते हैं जब हम समाज में फैली बुराइयों का विरोध करेंगे। इसके प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। नहीं समझ आए कहीं से तो पूछ लेना बेटा। धन्यवाद।